गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है तुम सबका मेरे इस YouTube चैनल केमिस्ट्री गुरु में। मैं रमेश कुमार त्रिपाठी रतन सेन इंटर कॉलेज बांसी सिद्धार्थनगर से तुम लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेके आ रहा हूँ। और अपने पिछले वीडियो में मैंने नाइट्रोजन फैमिली के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें बताया था कि यूपी बोर्ड में इस बार जो सिलेबस है उसके अनुसार नाइट्रोजन फैमिली में केवल 3 कंपाउंड्स बचे हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ तुमको देखनी है, जिसमें एक कंपाउंड है नाइट्रोजन, दूसरा है अमोनिया और तीसरा है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के रिएक्शंस मैंने अपने पिछले वीडियो में बना दिए थे, वहाँ से मैंने कहा था उसको देखना तुम लोग। मेरे ख्याल से देखा होगा तुम लोगों ने, तुमको उसका फ़ायदा मिलेगा। मैं आज फिलहाल ये जो वीडियो अपना बना रहा हूँ, ये अपना वीडियो नाइट्रिक एसिड पर बेस करके बना रहा हूँ। यहाँ मैं नाइट्रिक एसिड के केवल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, केवल गुणों की बात करूँगा, जिसमें बहुत सारे रिएक्शंस हैं। बच्चे देखते हैं बुक्स को तो कहते हैं इतने सारे रिएक्शंस कैसे याद होंगे, बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। तो इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अगर तुम समझ लोगे तो बातें तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएंगी, चीज़ों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। हालांकि नाइट्रिक एसिड तो बहुत प्रबल अम्ल भी है और एक ऑक्सीकारक भी है। यही खास बात है इस नाइट्रिक एसिड की कि एसिड होने के साथ साथ ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और दूसरी बात ये कि नाइट्रिक एसिड जो है वो अलग अलग कंसंट्रेशन में अलग अलग प्रोडक्ट बनाता है। मतलब ये कि नाइट्रिक एसिड की सांद्रता अगर परिवर्तित होती है तो कभी कभी अभिकारकों के साथ इसके रिएक्शंस भी बदल जाते हैं, इसके प्रोडक्ट्स भी बदल जाते हैं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए मैं यहाँ पर कुछ शुरुआत करने जा रहा हूँ नाइट्रिक एसिड के बारे में। क्या है नाइट्रिक एसिड, कैसे प्रोडक्ट चेंज करता है। रिएक्शंस याद करने के लिए नहीं कहूँगा, यहाँ पर तुम्हें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ये सारे रिएक्शन याद करने हैं, समझने हैं। और अगर समझ में आ गई बात तो ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी और तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखो और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि तुम्हें नाइट्रिक एसिड की सारी रिएक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, कहीं कोई शक नहीं रह जाएगा। और कोई भी व्यक्ति अगर तुमसे नाइट्रिक एसिड की किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में पूछता है तो तुम इमीडिएट सोच के जवाब दे सकते हो, याद करके नहीं, सोच के अपना प्रोडक्ट बना सकते हो कि क्या बनेगा प्रोडक्ट, और वही होगा प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय कमाए। बेटा नाइट्रोजन के बारे में जान लो। दरअसल नाइट्रोजन का सारा खेल उसकी ऑक्सीकरण संख्या पर है। HNO3 में जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वही सारा खेल बनाती है, वही इंपॉर्टेंट है। तो सारा फोकस वहां पर करो, चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नाइट्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से लेके +5 तक होती है। यह काफी वेरिएशन है, बहुत सारा वेरिएशन है -3 से लेके +5 तक। तो जरा यहां पर समझना बात को, मैं यहां लिख रहा हूं कौन कौन से कंपाउंड हैं जो -3 से +5 तक बनाता है नाइट्रोजन। तो शुरू करता हूं। सबसे पहले बेटा नाइट्रोजन -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर, मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर ये अगर कंपाउंड बनाता है तो अमोनिया आयन बनाएगा, तो अमोनियम। क्लियर? -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट, 0, +1, +2, +3, +4, +5। ये नाइट्रोजन की खास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जिनमें -3, एक ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, एक ये 0 बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ये भी बनाता है, सॉरी बनाने को तो सभी बनाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट के तौर पर कहें तो ये 2 भी इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या क्या कंपाउंड बना रहा है जरा इस पर गौर करना। तो +5 पर जिस कंपाउंड की मैं बात कर रहा हूं आज, ये HNO3 है, नाइट्रिक एसिड। ये HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +5 है, ये ठीक। और अगर इसकी गैस की बात करें तो यहां पर ये गैस N2O5 बनाएगा, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। +4 की बात करें तो ये NO2 गैस बनाता है। यहां पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या +4 है, ध्यान रखना, मैं बार बार बताऊंगा, लिखूंगा नहीं। नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +4 है। +3 की बात करें तो यहां पर अगर बनाएगा तो वो HNO2 बनाएगा, नाइट्रस अम्ल। ये देखो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रस अम्ल है। और अगर हम गैस की बात करें तो ये बनाएगा N2O3। अगर ऑक्साइड की बात करें तो ये इसका ऑक्साइड N2O3 बनता है। क्लियर? +2 ऑक्सीडेशन स्टेट पे बात करें तो यहां पर ये गैस बनाता है NO, एक कंपाउंड है NO।
NO, इसको बड़ा कॉमन कंपाउंड है और ये NO बनता है, ठीक है। नेक्स्ट +1 की बात करें तो +1 पर ये बनाता है N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, क्लियर है। 0 पर तो नाइट्रोजन खुद है, 0 पर नाइट्रोजन अपने आप में है। -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो -1 पर नाइट्रोजन बना लेगा NH2OH, NH2OH, ध्यान दें -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट है NH2OH हाइड्रोक्सिल एमीन, और -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट, इस पर लगभग कोई कंपाउंड की बात करना बेकार है क्योंकि इस पे ज़्यादा कोई रिएक्शन ऐसा नहीं आता जहां पर -2 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे नाइट्रोजन, ठीक है। तो फिलहाल मैं उसको छोड़ता हूं, अभी मैं बात करने वाला हूं इन कंपाउंड्स की। तो जरा ध्यान से देखो, ये वो कंपाउंड्स हैं जो लगभग हर रिएक्शन में बनने वाले हैं, ठीक है। दरअसल HNO3 एक स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो ऑक्सीकरण करेगा। अब ऑक्सीकरण तो ये सामने वाले का करेगा, ये सामने वाले पर डिपेंड करता है कि वो किस कंडीशन में है और क्या ऑक्सीकृत होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर फेरस है, अगर किसी भी फेरस साल्ट के साथ रिएक्शन कर रहा है HNO3, तो वो फेरस को फेरिक पे कन्वर्ट कर देगा, ठीक। फेरस का ऑक्सीकरण फेरिक में कर देगा, लेकिन खुद वो रिड्यूस हो जाएगा। अब वो रिड्यूस कहां होगा, इसको थोड़ा सोचने की जरूरत है, इसको समझने की जरूरत है। तो इसको समझने के लिए यहां पर देखने की बात है कि अगर कोई बड़ा ऑक्सीकारक आ रहा है जो अच्छा खुद ब खुद ऑक्सीकारक है लेकिन HNO3 से कम, तो ऐसी कंडीशन में HNO3 का अपचयन बहुत ज्यादा नहीं होगा, HNO3 का अपचयन केवल NO2 तक होगा। ध्यान देना, कोई ऑक्सीकारक अगर है, जैसे अधातुएं ऑक्सीकारक होती है, तो अगर अधातुओं के साथ हम इसकी रिएक्शन कराएंगे HNO3 की, नॉन मेटल्स कौन कौन से, जैसे कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, या आर्सेनिक तो उसमें आ जाएगा कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, या हम बात करें क्लोरीन की बात करें, या इस प्रकार से जो भी हमारे पास अधातुएं हैं, उन अधातुओं के साथ अगर हम HNO3 की कोई रिएक्शन कराएंगे तो यह ध्यान रखना कि HNO3 का अपचयन 5 से 4 पर होगा, थोड़ा सा अपचयन होगा क्योंकि अधातुएं अपचायक नहीं होती। हां, किसी उपधातु के साथ हम रिएक्शन करते हैं, उपधातु जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये हमारी उपधातुएं हैं। इन उपधातुओं के साथ अगर नाइट्रिक एसिड की हम रिएक्शन कराएंगे तो जानते हो अधातुएं तो ऑक्सीकारक हैं, उपधातुएं उनसे कम ऑक्सीकारक हैं, या यूं कहें कि कुछ गुण इनके अपचायक के होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम उपधातुओं के साथ रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे तो वो +5 से ये +2 तक, +5 से +2 तक या +3 तक, यहां तक अपचयन कर पाएंगी किसका, नाइट्रिक एसिड का। फिर कह रहा हूं, नाइट्रिक एसिड का अपचयन 5 से 3 या 5 से 2, यानी कि या तो ये N2O3 या HNO2 या NO, इनमें से कुछ बनने की संभावना रहेगी। हम बात करें धातुओं की तो तुम जानते हो धातुएं अपचायक होती हैं। अच्छा, धातुओं में भी बहुत सारी धातुएं ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा अपचायक हैं, बहुत सी ऐसी धातुएं हैं जो कम अपचायक हैं। इसके लिए विद्युत रासायनिक श्रेणी को जरा याद करो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाया गया था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होती है, उस विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे की धातुएं कम अपचायक है, हाइड्रोजन से ऊपर की धातुएं ज्यादा अपचायक है। तो अगर कोई बड़ी धातु, कोई अच्छी धातु जो अपचायक है, जैसे जिंक है मान ले, तो जिंक अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो HNO3 का अपचयन +5 से -3 तक पहुंचा सकता है। टिन है जैसे SN है, वो +5 से -3 तक पहुंचा सकता है। ये सब अच्छी धातुएं हैं, ये इसका अपचयन नाइट्रिक एसिड का बहुत ऊंचे स्तर तक ले जा सकती हैं। लेकिन अगर हाइड्रोजन से नीचे वाली धातुएं हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, मरकरी है, ये सब धातुएं हैं, जरा विद्युत रासायनिक श्रेणी को ध्यान से देखना। वो अगर नहीं है तो अपने पास फोटोकॉपी में कहा था उसको करा के रखने के लिए, तो अगर उसको लेके बैठो तो और आसानी से समझ पाओगे। कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये सब धातुएं विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से नीचे हैं। तो ये धातुएं
जब कभी भी HNO3 के साथ रिएक्शन करेंगी तो वो HNO3 का बहुत ज्यादा अपचयन यानी -3 तक तो नहीं पहुंचा पाएंगी। हाँ, ये यहां से हो सकता है कि ये N2O पहुंचा दे, या हो सकता है NO पहुंचा दे, या हो सकता है NO2 तक रहे। ये भी अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वो परिस्थितियां क्या हैं जिन पर यह बात निर्भर करेगी, भाई यहां जाएगा N2O बनेगा कि NO बनेगा कि N2O3 बनेगा कि अमोनियम, जैसे मैंने कहा जिंक अमोनियम बना देगा। हर बार जिंक अमोनियम नहीं बनाएगा, हां वहां तक पहुंचा सकता है। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि अगर HNO3 सांद्र है, गर्म है, तो ज्यादा पावरफुल होगा। सांद्र भी है, गर्म भी है, तो वो ज्यादा पावरफुल होगा। तो उसको दबा पाना, उसको गिरा पाना, तो वो यहां से केवल यहीं गिरेगा। बात को समझ रहे हैं? जैसे सांद्र HNO3 को हम केवल यहां से यहां तक गिरा सकते हैं। क्लियर? लेकिन अगर मामला तनु HNO3 का है तो ऐसी कंडीशन में वो यहां से +5 से +3 पर या +2 तक ला सकते हैं। अति तनु HNO3 का है तो हम मामला -3 तक पहुंचा सकते हैं। इन सब चीजों को अभी हम देखेंगे, तमाम रिएक्शंस पर कोशिश देखेंगे तो ये बातें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। मेरे ख्याल से ये ऑक्सीकरण संख्याएं देख ली होंगी, मैं हट जा रहा हूं, इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद आगे बताते हैं। हाँ, तो चलिए बच्चों देखते हैं। नाइट्रिक एसिड को पहले अधातुओं के साथ रिएक्शन कराते हैं, इसके ऑक्सीकारक गुणों को हम अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दें, जैसे कार्बन है, कार्बन अगर HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो मैंने जैसे कहा कि ये कार्बन का ऑक्सीकरण कर देगा। कार्बन का ऑक्सीकरण CO2 में हो जाएगा, प्लस इसका अपचयन हमेशा NO2 में होगा और साथ में पानी बनेगा। समीकरण को बैलेंस करना आसान है, बाद में इसको बैलेंस किया जा सकता है, वो कोई बड़ी चीज नहीं है। इसी प्रकार से हम सल्फर की बात करें, सल्फर का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं तो सल्फर जब HNO3 के साथ गर्म और सांद्र, ध्यान देना गर्म और सांद्र HNO3 है के साथ हम इसका रिएक्शन करा रहे हैं, सल्फर का ऑक्सीकरण हो जाता है SO3 में, ठीक, और प्लस H2O प्लस NO2। सल्फर का ऑक्सीकरण SO3 में, और बाद में बेटा ये SO3 और H2O आपस में मिलकर बना लेते हैं H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। फास्फोरस की बात करें, अधातु है, फास्फोरस भी HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो फास्फोरस का ऑक्सीकरण हो जाएगा P2O5 में, और इधर इसका अपचयन NO2 में, साथ में H2O। ठीक, बाद में ये पानी और ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, H3PO4, ये फास्फोरिक एसिड बना लेंगे। ठीक है, ये था कार्बन, सल्फर, फास्फोरस। इसी प्रकार से और भी जो भी अधातुएं हैं वो अधातुएं HNO3 के साथ रिएक्शन करके अपना पहले ऑक्साइड बनाएंगी, और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं तो वो पानी में घुलकर अम्ल बना लेते हैं। ठीक है, आर्सेनिक की बात कर लें, यहाँ आर्सेनिक भी थोड़ा नेचर वही रखता है। AS की बात करें तो ये भी HNO3 के साथ, क्योंकि आर्सेनिक फास्फोरस फैमिली का ही ये सेम रिएक्शन होगा, AS2O5 बनाएगा प्लस NO2 प्लस H2O। ठीक, यह AS2O5 जो है ये पानी के साथ मिलकर वापस बना लेगा H3ASO4। ये जैसे यहां पर था ना, ऐसे आर्सेनिक भी अपना एक अम्ल बना लेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा एक चीज संभव है, अगर HNO3 गर्म और सांद्र है तब तो ठीक है, NO2 बन जाएगा। लेकिन अगर HNO3 सांद्र है, गर्म नहीं है,
ऐसी कंडीशन में यहां पर NO2 के बजाय NO बनेगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो सीरीज है पूरी, तो चूंकि आर्सेनिक के अंदर जो प्रॉपर्टी है वो उपधातु वाला लक्षण है, तो उपधातु मैंने कहा ना कि धातुएं ज्यादा ऑक्सीकारक है और उनसे नीचे आएगा, तो इसकी प्रॉपर्टी में बस यही थोड़ा सा अंतर आएगा। ये गर्म और सांद्र में तो खैर अगर है तब तो NO2 बनाएगा, लेकिन अगर गर्म सांद्र नहीं है तो फिर ये NO में अपचयित कर देगा। क्लियर है? रिएक्शन नोट करो। चलो अब हम देखते हैं कुछ सामान्य अपचायकों के साथ HNO3 की रिएक्शन। सामान्य अपचायक में जैसे मेरे पास है H2S या KI या SO2 या FeSO4, ये कुछ सामान्य अपचायक है। ठीक, इनकी रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ करा रहे हो, HNO3 के साथ कर रहे हो, सॉरी, तो ये जो HNO3 है ये सामान्य अपचायक है, इनका ऑक्सीकरण करेगा। यहाँ पर सल्फर -2 की ऑक्सीकरण संख्या में है, सल्फर को 0 पर पहुंचाएगा S, और खुद जो है NO में अपचयित होगा और साथ में पानी। ठीक है, इसी प्रकार से KI है, KI की ऑक्सीकरण संख्या -1 है। यहां पर KI को अगर हम HNO3 के साथ ऑक्सीडाइज कराएंगे या रिएक्शन कराएंगे तो KI -1 से 0 यानी I2 बनाएगा। ठीक है, प्लस NO बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ऐसे SO2 है, HNO3 के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो SO2 का ऑक्सीकरण SO3 में कर देगा, तो यहां SO3 बनाएगा प्लस NO बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ऐसे फेरस सल्फेट है, इसकी हम HNO3 के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो फेरस सल्फेट का फेरिक सल्फेट बनाएगा। फेरिक सल्फेट Fe2SO4 का होल थ्राइस। यहां फेरस की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, यहां पर कितनी है +3। सबकी ऑक्सीकरण संख्या, यहां -2 था, इसको 0 किया, -1 था, इसको 0 किया। हाँ, यहां पर एक बात अभी बताऊंगा, ये +4 की ऑक्सीकरण संख्या था, ये +6 किया, ये +2 था, +3 किया और खुद चेंज हो गया किसमें, NO में और H2O में। ठीक है, अब ये जो NO है, एक यहाँ पर प्रैक्टिकल है, क्योंकि नाइट्रेट का ये एक रिंग टेस्ट है और प्रैक्टिकल में तुम्हारे यहाँ, तो थोड़ी सी बात उसकी यहाँ पे बता दूं कि दरअसल ये जो NO गैस निकलती है, ये NO गैस इस FeSO4 में डिजॉल्व हो जाती है और एक भूरे रंग का छल्ला बनाती है। तो यहाँ पर वो भी समीकरण पूछा जाता है, FeSO4 प्लस NO गिव्स आउट FeSO4 डॉट NO। बोलते हैं फेरस नाइट्रोसिल सल्फेट। ये एक भूरे रंग का छल्ला बनता है, नाइट्रेट का रिंग परीक्षण का इसको कहा जाता है। तो ये एक चीज थी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि तूने देखा कि अपचायकों का इसने ऑक्सीकरण कर दिया और खुद NO में अपचयित हो गया। तो ये इसके अपने कुछ एक रिएक्शंस थे अपचायकों के साथ। हाँ बच्चों, तो अब देखो इसमें एक बड़ा अपचायक अब मैं लेने जा रहा हूं, वो है SnCl2। SnCl2 एक बहुत अच्छा अपचायक है, तो इसके साथ इसका क्या रिएक्शन होगा जरा देखना। माध्यम यहां हम ले रहे हैं HCl का HNO3 के साथ। तो भाई SnCl2 है एक अच्छा अपचायक, जब ये रिएक्शन करता है तो वो इस HNO3 को +5 से, जैसा यहां तुमने देखा +2 पर पहुंचा रहा था, लेकिन ये अच्छा अपचायक है, ये और नीचे पहुंचा देगा। और नीचे हमने बताया था कहां पर, अमोनियम में। तो यहां पर एक तो अमोनियम नाइट्रेट बनता है और दूसरा एक कंपाउंड बनता है NH2OH। मैंने बताया था इसके बारे में, NH2OH -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक, तो ये -3 और -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट पर पहुंचा देता है और खुद ऑक्सीकृत होता है SnCl4 में, SnCl4
4 में। ठीक है, तो ये एक अच्छा अपचायक है, इसलिए इसने क्या किया कि HNO3 को -3 से -1 की ऑक्सीकरण अवस्था पर तक, -3 और -1 की ऑक्सीकरण अवस्था तक पहुंचा दिया। ये काम SnCl2 करता है। बाकी के केस में सारे अपचायकों को ये केवल NO तक पहुंचा पाते हैं। ठीक है, तो ये तो था अपचायकों के साथ, नोट कर लो। मैं फिर अब बताने जा रहा हूं मेटल्स के साथ। हाँ, यहां देखो बच्चों, मैंने लिख दिया है बोर्ड पर रिएक्शन समझाने के लिए कि चीज़ें आसान हो जाए तुम्हारे लिए। यहाँ पर ये वो धातुएं हैं जिनके साथ हम यहाँ इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं, ये तुमसे पूछी जाती हैं। इनको हमने विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखा है, ऊपर से नीचे की तरफ। सबसे ऊपर सबसे अच्छी अपचायक धातु, सबसे नीचे सबसे कम अपचायक धातु। और इधर हमने दिखाया है ऑक्सीकरण अवस्था के आधार पर। यहाँ पर +5 की ऑक्सीकरण संख्या है, यहाँ -3 की ऑक्सीकरण संख्या है। HNO3 का अपचयन होना है, कहाँ से कहाँ तक होगा ये हमने यहाँ पर दिखाया है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से ये जो पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज ये धातुएं हैं, चूंकि बहुत ऊपर है विद्युत रासायनिक श्रेणी में, बहुत अच्छी अपचायक हैं, तो ये जान लो कि यहाँ पर ये HNO3 के साथ हाइड्रोजन गैस निकाल देती है। HNO3 से हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, यानी कि यहाँ पर HNO3 अम्ल की तरह काम करता है कि अम्ल में कोई धातु डाल दी जाए तो वो धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस निकाल देगी और मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। मैं इन तीनों की बात कर रहा हूं। इसी प्रकार से मैग्नीज की भी बात करें अगर हम, तो ये भी जो है क्या करेगा, इससे हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगा। इसी प्रकार से पोटेशियम का नाइट्रेट बन जाएगा। तो ये तो बहुत तगड़ी धातुएं हैं, बहुत तेज अपचायक हैं, इसलिए इन्होंने क्या किया, HNO3 में से हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। ये अम्ल का गुण है, सभी अम्ल ऐसा करते हैं। आइए हम इनकी बात करते हैं, जिंक और आयरन की। तो ये जो जिंक और आयरन है, ये HNO3 के साथ रिएक्शन करने जा रहे हैं। ध्यान देना, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, पहले जिंक का ले रहा हूं। जिंक ने HNO3 के साथ रिएक्शन किया। अब HNO3 तीन प्रकार का हम लेके चल रहे हैं। गर्म और सांद्र हो सकता है, सांद्र हो सकता है, तनु हो सकता है, अति तनु हो सकता है। ठीक, तो यहां फिलहाल 4 हमने बताया, लेकिन चलिए हम एक लेते हैं कि यहां पर हमने जैसे एक केस लिया HNO3 का, ये गर्म और सांद्र है। फिर हमने लिया HNO3, ये तनु है, ये सांद्र है। और हमने फिर एक HNO3 लिया, ये अति तनु है। ठीक, ये अति तनु है। तो ऐसे केसेस में होगा क्या कि जिंक से, जिंक का तो ऑक्सीकरण होगा, जिंक का नाइट्रेट बनेगा। ध्यान देना, जिंक नाइट्रेट तो सब में बनना है। जिंक नाइट्रेट का, जिंक का ऑक्सीकरण हो गया, जिंक नाइट्रेट बन गया, इसमें तो कुछ सोचना नहीं। जिंक नाइट्रेट सब में बन गया। अब जो सांद्र है वहां पर HNO3 का अपचयन यहां से लेके यहां तक होता है, केवल यहां से लेके यहां तक। यानी आपको क्या मिलेगा, NO मिल जाएगा। ठीक, सांद्र वाले केस में। अच्छा, तनु वाले केस में आओगे तो यहां से लेके आपको N2O तक मिल जाएगा। और अति तनु वाले में आओगे तो अमोनियम तक मिल जाएगा, यानी अमोनियम नाइट्रेट भी बनेगा। भाई सिंपल सी बात है। इसको तुम जितना तनु करते जाओगे इसकी ताकत कम होती जाएगी, इसकी ताकत कम होती जाएगी, सामने वाला उसको गिराता जाएगा। अगर ये खुद बहुत मजबूत है तो थोड़ा गिरेगा, कम तुमने किया थोड़ा और गिरा, बहुत कमजोर कर दिया बहुत नीचे आ गया, अमोनियम तक आ गया, ये
है ना। तो ये तो था इसका रिएक्शन जिंक के साथ, ठीक है, नोट करो। ये तो बात तुमने देखी बच्चों जिंक की। अब जरा देखना लोहे के बारे में, इस आयरन की बात करने जा रहा हूं, Fe की। तो बेटा Fe की कहानी क्या है कि Fe जो है जैसे जिंक था ना, बिल्कुल काम करेगा। Fe मैं यहां से शुरू करूं, चलो फिर से लिख देता हूं, है Fe का रिएक्शन HNO3 के साथ करने जा रहे हैं। फिर वही बात, मैंने अति तनु लिया, ये वाला अति तनु ले लिया, तो भैया कोई दिक्कत नहीं, यहां बन जाएगा आपका FeNO3 का होल ट्वाइस, और इधर बन जाएगा अमोनियम नाइट्रेट, कोई दिक्कत नहीं, जैसे इसमें बना था बिल्कुल इसमें बन गया, ठीक। अच्छा, यहां पे इसने -3 पर पहुंच गया, -3 पर पहुंच गया। अगर हम यहां पर Fe के साथ HNO3 ले रहे हैं और ये HNO3 मेरा तनु वाला है, तो बिल्कुल सही है, जैसे यहां पर N2O बनाया था वैसे यहां पर भी N2O बना देगा और हमारा फेरस नाइट्रेट बन जाएगा और N2O बना देगा। लेकिन अगर हम सांद्र ले रहे हैं तो सांद्र में होगा क्या कि ये मेरा सांद्र है, तो यहां पर NO बनाएगा, यहां तो NO बनेगा, हाँ यहां पर ये फेरस के बजाय क्या कर देगा, इसका ऑक्सीकरण फेरस के बजाय फेरिक में कर देगा, तो हमारा यहां बन जाएगा FeNO3 का होल थ्राइस, ये फेरस के बजाय फेरिक नाइट्रेट बना देगा। अब तुम कहो सांद्र HNO3 के साथ गरम सांद्र HNO3 ले लेंगे, तो भैया जब गरम सांद्र HNO3 ले लोगे तो एक दिक्कत होगी, वो ये कि आयरन का ऑक्सीकरण हो जाता है। एक्चुअली अगर हमने HNO3 के साथ ले लिया, गरम है और सांद्र है, तो ये फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, Fe2O3 बना देता है, और ये Fe2O3 फेरस से फेरिक ऑक्साइड जब बन जाएगा तो फेरिक ऑक्साइड की परत लोहे के ऊपर चढ़ जाती है, और फेरिक ऑक्साइड जब बन जाता तो निष्क्रिय हो जाता, फिर उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए इस गरम और सांद्र HNO3 के साथ Fe की रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो उसको पूरी तरह से Fe2O3 से ढक देगा, ठीक। तो ये बात थी Fe के साथ, नोट करना। हाँ बच्चों, अब देखना, मैंने अगले दो लिए हैं यहां पर, टिन और लेड। टिन के बारे में जरा ध्यान से देखना, तो टिन अगर तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा, मामला तनु है तो ये अमोनियम पहुंच जाएगा, HNO3 से अमोनियम पर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी टिन का नाइट्रेट बन जाएगा। लेकिन अगर मामला सांद्र है तो टिन HNO3 SnO2 बना लेता है। असल में इसका जो है, अब ये तो खैर NO में कन्वर्ट होता है और Sn का ऑक्सीकरण SnO2 में हो जाता है, ध्यान रहे ये सांद्र और गर्म है, ठीक है, तो SnO2 बन जाता है, और ये SnO2 इस पानी में घुल जाता है और H2SnO3 स्टैनिक एसिड, मेटास्टैनिक एसिड बन जाता है, ठीक है। तो यहां पर भी केस समझ में आ गई होगी बात कि जब सांद्र मामला था तब ये यहां से खाली यहां तक आ पाया, जब मामला तनु था तो ये यहां से यहां आ गया। सेम अब आइए लेड के केस में। लेड इससे भी कमजोर अपचायक है, इससे कब जैसे सब नीचे उतरते जाएंगे अपचायक की क्षमता कम होती जा रही है। लेड कमजोर अपचायक है, तो जब लेड तनु HNO3 से करेगा तो तनु HNO3 से बनाएगा NO। अब लेड यहां से यहां नहीं ला पा रहा, क्यों? क्योंकि ये कमजोर अपचायक है, तो ऐसी कंडीशन में ये यहां से यहां तक ले आया तनु में। और जब बात आई सांद्र की, तो सांद्र में ये यहां से उतरा कहां तक, केवल यहां तक, ठीक, यहां तक उतर गया ये लेड। अब लेड के नीचे की जो धातुएं हैं ये तो भैया अपचायक है नहीं, ये तो बहुत कम अपचायक है, तो इनका लेना देना, ये जब रिएक्शन करेंगी तो ये बस यहां से यहीं तक आ पाएंगी, इधर जाना इनके बस की बात नहीं है। तो मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस अगर हम कॉपर मरकरी सिल्वर की बात करें तो ये पीछे नहीं जाएंगी, बस ये यहीं तक अपचयन कर पाएंगे, यानी हर बार NO2 ही बनेगा, ठीक है। मैं रिएक्शन लिख देता हूं क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने इसको लिख दिया है, आप इसको नोट कर लो। इसके बाद मैं नेक्स्ट लिख दे रहा हूं, उसको भी नोट कर लो।
हाँ बच्चों, तो देखना मैंने इन धातुओं के साथ बताया यहाँ पर, ये वो धातुएं हैं जो हाइड्रोजन से नीचे हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, कम अपचायक हैं। इन धातुओं की बात करें तो कॉपर जब तनु HNO3 के साथ रिएक्शन करेगा तो कॉपर तो नाइट्रेट बनेगा, लेकिन यहाँ बनेगा क्या, NO। तनु HNO3 है, HNO3 यहाँ से यहाँ, कहाँ सर, यहाँ से यहाँ NO आ रहा है, ठीक है, 5 से 3 प्लस 5 से प्लस 3, AgNO3 बनाएगा, NO बनाएगा, Hg मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाएगा और NO बनाएगा। HNO3 की ताकत कम है, ये तनु है। लेकिन अगर यहाँ HNO3 को हम सांद्र कर दें तो बस क्या करेगा, वो तो ऑक्सीकरण करेगा, लेकिन इसका अपचयन NO के बजाय NO2 में होगा, यहाँ के बजाय यहाँ होगा। तो जरा ध्यान से देखना, कॉपर प्लस HNO3 NO2, Ag प्लस HNO3 NO2, Hg प्लस HNO3 NO2। हाँ, एक चीज देखने की है कि यहाँ पर HNO3 ने मरकरी का मर्क्यूरिक बना दिया, यहाँ मरकरी का मर्क्यूरस बना था। तनु HNO3 था तो खाली मर्क्यूरस बना था, सांद्र है तो ज्यादा ऑक्सीकरण हो गया, मरकरी से मर्क्यूरिक बन गया। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम्हारी बात समझ में आ गई होगी कि कैसे कैसे मामला, बस खेल केवल इतना है कि HNO3 की सांद्रता बढ़ाओगे, ज्यादा सांद्र होगा तो खाली यहीं तक अपचयित होगा, या और कम सांद्रता करोगे तो यहां तक हो जाएगा, और कम सांद्रता करोगे तो यहां तक हो जाएगा, और कम सांद्रता करोगे तो यहां तक हो जाएगा। जैसे जैसे HNO3 की सांद्रता कम करते जाओ या अपचायक की ताकत ज्यादा हो, अपचायक की ताकत ज्यादा होगी तो भी वो यहां तक पहुंचा देगा, अपचायक की ताकत कम होगी तो बस यहीं तक पहुंचा पाएगा। यहां पे दो लड़ाइयां हैं, एक HNO3 और एक मेटल की। मेटल की ताकत ज्यादा है, HNO3 तगड़ा है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों भिड़ेंगे तो बस यहीं तक पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मेटल की ताकत ज्यादा है और HNO3 हल्का पड़ जा रहा है, कमजोर है यानी तनु है, तो ऐसी कंडीशन में वो यहां तक पहुंच जाएगा। तो सारा खेल दो लोगों की लड़ाई का है, एक दोनों ही ताकतवर अगर हो जाएंगे तो लड़ाई टक्कर की होगी, तो बहुत ज्यादा एक दूसरे HNO3 नहीं गिरेगा। लेकिन अगर एक तगड़ा पड़ जा रहा है और दूसरा कमजोर, तो उसके हिसाब से वेरिएशन होगा। सारा खेल इस सीरीज का है, इस सीरीज का ध्यान रखना, रिएक्शंस क्लियर रहेंगे। क्लियर है? बाकी किताब पढ़ो, नोट्स बनाओ, मैंने जो बताया उनको नोट करो और किताब पर पढ़ के इसके नोट्स बनाओ। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, जितना तुम इसको फैलाओगे मैं उतने और अच्छे वीडियोस बनाने की हिम्मत करूँगा। ठीक है, तो ओके, ये चैप्टर मैं यहाँ छोड़ता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, हट जा रहा हूँ बोर्ड से। इसको ठीक से नोट कर लेना, तब वीडियो बंद करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट चैप्टर लेकर आऊँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।